अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुल्तान से ही मुखातिब है। आपने हमारे पिछले प्रोग्राम जो मुल्तान के हवाले से देखे, वो मुल्तान की तारीख़, मुल्तान की तारीख़ी हैसियत और मुल्तान में ह्यूमन हिस्ट्री से पहले, प्री ह्यूमन हिस्ट्री जो है, यानी इंसानों से पहले कौन सी मखलूक यहाँ आबाद थी, और इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पर कितने मज़ाहिब जो हैं दूसरे प्रोग्राम में वो फैले किस तरीके से। फिर हमने बात की कि मज़हब इस्लाम जब यहाँ दाखिल होने लगा तो उससे पहले विलायत का सिलसिला यहाँ आया, जिसने मज़हब इस्लाम को यहाँ मुतारिफ़ कराना था। आज मुल्तान के वो पहले वली और मुल्तान के मोहसिन, जिन्हें बानी मुल्तान और मोहसिन मुस्लाम भी मैं कहूँगी, मोहसिन मुल्तान कहूँगी, जो अफ़गानिस्तान के शहर गर्देश से मुकम्मल तौर पे विलायत का इल्म हासिल कर चुके थे, तो इनके वालिद और इनके दादा ने इनको तबलीग के लिए मुल्तान भेजा। जिस दरवाज़े से ये दाखिल हुए उसका नाम था बोहर गेट। मुल्तान का एक दरवाज़ा है, पहला दरवाज़ा है वो। उस दरवाज़े से दाखिल होने वाले हज़रत शाह यूसुफ गर्देश के बारे में हम आज पहला प्रोग्राम यहाँ के वलियों पर कर रहे हैं, यानी पहले वली पर। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं सैयद मोहम्मद आसिम आबदी, इनकी तरफ हम अब पलटते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये हमें क्या बताएंगे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये गर्देश से आए, इनके वालिद और दादा ने जब इनको विलायत मिल गई तो उन्होंने कहा कि तबलीग के लिए हम आपको मुल्तान भेज रहे हैं और आपकी नस्ल और औलाद जो है वो वहीं चलेगी। ठीक है। तो इनको वहाँ का शहर मज़ार शरीफ जो है, वहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम के पंजे मुबारक के, पैर मुबारक के 2 निशान थे जी, जिसका हमने अभी क्लिप भी दिखाया अपने नाज़रीन को जी। और वो 2 निशानों में से जो राइट हैंड का पैर था, राइट साइड का, वो इनको दिया गया। ठीक है। और वो तख्ती लेके ये शेर पे बैठ के, जो इनकी मुल्तान आमद है, वहाँ से किसी भी चीज़ पे बैठ कर आए होंगे। हाँ। अब कोई ये कहेगा कि शेर पे बैठ के अफगानिस्तान से यहाँ तक आए। हाँ। मतलब मुल्तान में जो इनकी आमद है, ये शेर पे बैठे हुए थे। ठीक है। और इनके हाथ में चाबुक के लिए सांप था। अच्छा। और इनके साथ साथ कबूतरों के 2 जोड़े हवा में उड़ रहे थे, इसीलिए उनके मज़ार पर बेतहाशा कबूतर भी हैं। जी हाँ। और जहाँ वो रुकते थे, कबूतरों का जो जोड़ा था वो इनके दाएं और बाएं कंधे पे बैठ जाए। ठीक है। और मुल्तान में जब ये दाखिल हुए हैं तो मुल्तान उस वक्त डाकुओं और राहजनों की जी, मुल्तान से सिंध तक कज़ाकों का शहर लुटे हुए थे। महमूद गज़नवी ने मुल्तान पे हमले किए हुए थे और यहाँ पे मुल्तान में उस वक्त इनका सूरज जो मंदिर था, सूरज कंड का मंदिर था, और वहाँ का जो बुत था वो 9 फुट हाइट पे था। ठीक है। और वो पूरा का पूरा मंदिर जो था वो सोने का बना हुआ था हिंदुओं का। अच्छा। तो जो आज भी वो मंदिर मौजूद है, लेकिन सील कर दिया गया है, जिसकी बाकियात मौजूद है। तो वो ज़ाहिर है कि लूट मार करने के लिए वहाँ आते थे डाकू, और जिसमें तारीख के बहुत से बादशाह भी शामिल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये किस सदी का वाक़या है? ये 11वीं-12वीं सदी का जो है वाक़या है। अच्छा। और या 16वीं सदी तक? नहीं, वो तो 16वीं सदी का नहीं है, हिंदुओं का ये माजगा थी। ठीक है। और ये बोहर गेट की साइड से आए थे अंदर, लेकिन बोहर गेट नहीं था उस वक्त बोहर गेट नहीं था। मुल्तान की फसील भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सारा इलाका जो था बहुत ज़्यादा दलदली था। ठीक है, धंस जाने वाला था। जो भी चीज़ यहाँ पे मुल्तान में हम बनाने की कोशिश करते थे तो ज़मीन में धंस जाती थी। ठीक है। इन्होंने जो है जो कुछ हिसार खींचा। अच्छा। और कहा कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अब फसील बनाओ। ठीक है। जो ये मुल्तान की फसील बनी हुई है, ठीक है, ये भी शाह यूसुफ गर्देश की बनी हुई है। वो जो हिसार इन्होंने खींचा वो एक आयत कोई पढ़ी थी इन्होंने, जो आयत वगैरह पढ़ी थी कुरान की, और इनकी एक किताब है शाह यूसुफ गर्देश की जो इसी साल इन्होंने निकाली है। ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो आयत भी है, उसका कोट होगा सारा जी। किस और फसील बनाने के लिए इन्होंने अपने सामने खड़े होकर फसील बनवाई, और मुल्तान में जब सैलाब आने लगा तो इन्होंने बाकायदा हाथ से इशारा करके सैलाब को रोका, और ये प्रेडिक्शन की
कि मुल्तान कभी भी किसी चीज़ से तबाह नहीं होगा, मुल्तान पानी से गर्क होगा। और ये कहा कि उस पानी की ऊंचाई जो है वो इतनी ऊंची होगी कि वो उस वक्त जो किला था, किले की जो फसील थी, क्योंकि उस वक्त शाहरुख ने आलम बहादुर ज़िक्रिया का किसी का मज़ार मौजूद नहीं था। ठीक है, किले की साइड के ऊपर जो फसील की ऊंचाई थी वो इतनी ऊंची थी कि वो शाहरुख ने आलम के मीनार के गुंबद की जो नोक है ना, वो फसील होती थी, ये मुल्तान के किले की फसील के महल की ऊंचाई थी। उन्होंने कहा था कि इतनी ऊंचाई पे सैलाब का पानी आएगा तो मुल्तान गर्क होगा, वरना मैं जामिन हूँ मुल्तान को कुछ नहीं हो सकता। ये आए और फिर इन्होंने बोहर गेट का नाम जो और तमाम गेट्स के नाम जो हैं ये वक्त के साथ साथ रखे जाते रहे। ये बोहर का इस वजह से है कि वहाँ पे हिंदुओं का मंदिर था, नरसिंगावार मंदिर का नाम था, और अभी भी उसकी बाकियात जो कुछ बाकी हैं, वहाँ बेरी का दरख्त लगा हुआ मोड़ के ऊपर, वहाँ पे सारे बोहर के दरख्त होते थे। जो हिंदुओं का आमतौर पे हिंदू तो सारे ही बोहर के दरख्त की पूजा करते हैं, उसके गिर्द घूमते हैं ये लोग। और हिंदुओं का जो जैन मज़हब है ना, वो बोहर का दरख्त की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो उनका वहाँ मंदिर होता था। अब वो मंदिर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसकी निस्बत से जब बोहर गेट का दरवाज़ा बना तो उससे वो बोहर गेट मशहूर हुआ है। ठीक है। और ये सारी फसील इन्हीं की बनाई हुई है, और वक्त के साथ साथ नाम दरवाज़ों के पढ़ते चले गए, इन्होंने कोई नाम नहीं रखा था दरवाजे का। ठीक है। और जब ये फिर अंदर दाखिल हुए, फिर इन्होंने ही मुल्तान के अंदर जो है सारा सिस्टम किया। और फिर एक इनकी जो सबसे बड़ी कहेंगे कि मौजज़ा कह लें उसको, कि ये जब ये दुनिया से पर्दा कर गए तो इनकी कब्र मुबारक बन गई। ठीक है। इनका एक मुरीद इनकी बैत लेने के लिए अफगानिस्तान, बाज़ लोग कहते हैं ईरान, अच्छा, वहाँ से यहाँ आने लगा। हाँ। तो जब वो यहाँ पहुँचा है तो इनका विसाल हो चुका था, वो बैत के लिए आया था। ठीक है। तो उसने ये कहा कि या शाहगरदेज, आप तो इस दुनिया से चले गए, मैं तो बैत के लिए आया हूँ। वो सारी रात 6 महीने 2 महीने के बच्चे की तरह घुटनियाँ पैर एड़ियाँ रगड़ के रोता रहा कि मैं बैत किसकी करूँगा। ठीक है। जब सुबह फजर का टाइम होता है और वो नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के आके नी कब्र मुबारक बैठ के फिर रोने लगता है, तो इनकी आवाज़ आती है तो मेरी बैत के लिए आया है, और इनकी कब्र से हाथ बाहर आ जाता है। वो हाथ बाहर, वो शीशा हमने वो भी हम अपने नाजरीन को अभी दिखा, अब वहाँ पे जो है कब्र के ऊपर शीशा लगा हुआ है। हमने अपने बचपन में जो है वो ये देखा है, शीशा लगे हुए 10-15 साल हुए हैं। ठीक है। हम भी जब बचपन में वहाँ जाते थे तो उस कब्र के ऊपर जो है वो लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ होता था बस। ठीक है। ठीक है। तो जिस जगह से हाथ बाहर आता था तो वो हाथ बाहर आता था। हाँ। और हाथ बाहर आके उन्होंने कहा ला मेरे हाथ के ऊपर बैत कर ले। अच्छा, इसलिए उन्होंने हाथ बाहर निकाला था। और आवाज भी आई, सलाम का जवाब भी आया और बैत भी। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था अबुल फजल जमालुद्दीन शाह यूसुफ गर्देज। ठीक है। सैयद अबुल फजल जमालुद्दीन शाह यूसुफ गर्देज। ठीक है। और बाज़ लोग कहते हैं वैसे अगर इनके सादात का शजरा इनका देखा जाए तो ये नकवीउल बुखारी हैं, लेकिन इसके बाद जो इनकी नस्ल चली है वो अपने आप को गर्देजी कहते हैं। वो गर्देजी कहते हैं अपने आप को। इनके जो पहले अच्छा, फिर बाज़ लोग ये कहते हैं कि वही जो मुरीद आया था, हाँ हाँ, ठीक है, वो अबुल फतह वास्ती अल ज़ैदी था, अल-वास्ती ज़ैदी था। ठीक है। बाज़ कहते हैं कि यहाँ आने के बाद जो उनका पहला मुरीद बना था, हाँ जी, वो था वो। ठीक है। तो आफ्टर ऑल उसका जो बेटा था, ठीक है, और इनकी बेटी थी, ठीक है, उन्होंने इनकी जब बेटी और उसके बेटे से शादी हुई तो इन्होंने शर्त ये रखी कि सादात से तो चलेगी, ठीक है, लेकिन गर्देजी लिखेगी तेरी औलाद। ठीक है, ठीक है, सही है। और उस मुरीद की रिस्पेक्ट का अपने मुर्शिद के लिए आज भी ये आलम है। ठीक है। वहाँ के पे जाके देख सकते हैं कि उसका जो उनका जो कमरा है उस पे हमारी ज़िंदगी में बचपन में भी मैंने खुद भी देखा है। बचपन में मेरा तो यहीं गुजरा है सारा जी। मैंने भी देखा है अपने बचपन में, और सारे दुनिया में भी देखा। जब भी उस पर छत डालने की कोशिश की गई है, हमेशा छत गिर गई।
चाहे वो उस लेंटर मुरीद हो, के, उस मुरीद के कब्र की जो हमने देखी भी बगैर छत की, जो यूं एक आज मज़ार की लैंग्वेज में उसको यूं कह दें कि इनका समधी, इनका समधी, उसके वो रूह हाँ, नहीं है, उसके छत नहीं हाँ, है उसकी इनके मज़ार दामाद के पर। जी, शौहर की, जो दामाद के बाप हैं वो मुरीद इनकी, उसकी छत चाहे कड़ियों की डाली हो चाहे लेंटर डाली हो, वो हमेशा गिर जाती थी। और उसने लास्ट टाइम आके यहाँ के मुतवल्ली जो थे उनको ये कहा, जो लास्ट टाइम छत पे डली, कि मेरे छत डालने की कोशिश आइंदा ना करना मेरे कब्र के ऊपर, मैं अपने मुर्शिद के बराबर नहीं हो सकता। ये लेवल है मुरीद और मुर्शिद का, बिल्कुल, मोहब्बत और एहतराम, सबसे बड़ा एहतराम, ठीक है ना, कि मैं अपने मुर्शिद के बराबर नहीं हो सकता। वो छांव में रहे, मैं धूप में रहूंगा। ठीक है, ठीक है। और फिर जितने भी लोग शाह यूसुफ गर्देज पे बैत के लिए आते थे, इनका हाथ बाहर निकलता था, और वैसे भी 9 चंदी जुमेरात को इनका हाथ बाहर निकलता था। जितने लोग चढ़ाव जलाने आते थे वो सलाम करते थे, इनका जवाब आता था वालेकुम सलाम। ठीक है। फिर वक्त गुजरता गया, बकौल जब हमारी मुलाकात हुई, इस वक्त के रोशन यूसुफ गर्देजी, उनका नाम यूसुफ गर्देजी जो उन्होंने रखा है अपना नया नाम, जैसे कि उन्होंने बताया कि सब दुनिया की रगबत यहाँ होने लगी, और जब बहाउद्दीन ज़करिया आए वहाँ कोई जाता नहीं था, तो जब इधर रगबत देखी तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा, शाह सदरुद्दीन को भेजा, सदरुद्दीन आरिफ, जो माई पाकी के शौहर हैं। जी, और बहाउद्दीन ज़करिया के बेटे हैं। बहाउद्दीन ज़करिया की ये बेटे माई पाकी बहू हैं इनकी, बहाउद्दीन ज़करिया की, ठीक है ना, जिनको मुल्तान की बीबी पाक दामना भी कहा जाता है। तो वो इनके पास आए, और जैसे इनका हाथ बाहर आया तो उन्होंने जो है दूध का प्याला जो है इनके हाथ पे रख दिया, और कहा कि जिस तरह जो है ना, आप दूध का प्याला आपके हाथ में आने के बाद गुंजाइश नहीं है आपके हाथ में कोई चीज़ आने की, तो इस तरीके से जो है ना, और उन्होंने बाज़ कहते हैं कि जी हवा में उनके मौजे से उसको फूल गिर गया। अच्छा। उन्होंने कहा इस तरह अब आप हाथ बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, ये लोग जो हैं लोग कुफर की तरफ जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ बातें वगैरह की, तो उन्होंने कहा तू मेरा हाथ बाहर ख़त्म कर रहा है तो दुनिया में तो कल तेरा भी नाम नहीं रहेगा। तो आज बहाउद्दीन ज़करिया का भी दुनिया जानती है, और उनके बेटे शाहरुख ने आलम भी जानती है, उनकी बीवी के बारे में जानती है। शाहरुख ने आलम की तो ये वालदा हैं, वालदा हैं, और लेकिन सदरुद्दीन आरिफ के बारे में मुल्तान अब में कोई नहीं जान, खामोश है, इसलिए कि अब वो बहाउद्दीन शाह गर्देज नाराज़ हुए थे उनसे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी इसमें फूल की गुंजाइश है इतनी तो मेरा नाम रहेगा, और लेकिन आज भी उनका नाम है। और जैसा कि आप वहाँ गई और हम लोग गए और वहाँ महसूस किया कि रूहानियत, और हमारी जो उनके मौजूदा जो गद्दी नशीन है मखदूम रोशन गर्देज, जो मखदूम यूसुफ गर्देज जो कहते हैं ख़ुद को, और उससे पहले चूँकि उनके वालिद राजू शाह गर्देजी थे, तो इनका ये जो सिलसिला मखदूम का चला आ रहा है, मखदूमीन का, तो इनमें भी एक इनके, मैं अभी इनकी तालीमात के बारे में आपसे बाद में बात करूँगी, एक जो बहुत ही वाज़े फ़र्क है मुल्तान के तमाम औलिया के मज़ारात में और इनमें, ये एक तो औक़ाफ़ के अंडर में नहीं है, ये इनकी ज़ाती ज़मीन पर इनकी जो ये वजह ये थी, ये जो सारा का सारा इलाका शाह गर्देज है, ये बेसिकली इनकी खानका थी। अच्छा, शाह यूसुफ गर्देज की जितने भी यहाँ, अब जैसे गौरी, और ये ज़मीन खरीदी थी इन्होंने आकर यहाँ, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की ज़मीन पहले खरीदी फिर वहाँ पे ज़मीन खरीद के, और फिर यहाँ पे अपनी तबलीग शुरू की, ठीक है। और यहाँ पे जो मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, उसके आपने दरवाजे देखे होंगे शायद, जी, वो गौरी ने बनवाई थी। अच्छा, बादशाह गौरी, जी, मुझे तो तुम्हारा नाम ज़हन में नहीं है, गौरी जो बादशाह गुजरे, जब वो इनके पास आए हैं इनकी रिस्पेक्ट में, और तो उन्होंने वो ये मस्जिद बनवाई है, और जो इनकी मस्जिद के साइड पे एक ऊंची जगह है, उधर हम जा नहीं सके थे, सीढ़ियाँ चढ़ के, वजू खाने के ऊपर है वो जगह, तो वहाँ पे इनसे जिन्नात मिलने के लिए आते थे। चूँकि वो इनसे पहले जो मखलूक हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तो जो उनमें अच्छे जन्नात थे, और जो मुहिब्बे अहले बैत थे, जो रसूल और रसूल के खानवादे से मोहब्बत करते थे, जिन्नात पे भी ईमान लेकर आए। और वहाँ पे बाज़ तवारीख में ये भी कहा जाता है कि वो जिन्नात वहाँ पे आते थे और जिन्नात भी वहाँ मजलिस करते थे। हाँ बिल्कुल, बाकायदा जो है मैंने वहाँ जाके देखा है बचपन में,
और वहाँ पे बहुत सी कब्रें ऐसी हैं जो जिन्नात की कब्रें हैं। अच्छा, वो ऊंची जगह है, मस्जिद से बहुत ज़्यादा ऊंची जगह है, 6 सीढ़ियाँ चढ़कर हैं वो, वजू खा के बैक साइड के ठीक ऊपर। है। वहाँ आज भी जो है किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। एक और जो बहुत मुनफरिद बात है और जो इनको सबसे मुमताज़ करती है, अलहदा करती है, मैं ये कहूँगी, वो ये है कि इनके उर्स वगैरह का कोई सिलसिला नहीं जी, है। इनका उर्स नहीं है, हमने उर्स इनके नहीं है। मज़ार पर चरस और बिल्कुल। भंग पी के नहीं। पड़े हुए लोग भी नहीं देखे, कोई बेहूदगी, कोई बदतमीज़ी बिल्कुल। नहीं, प्लस वो डब्बे नहीं हैं जो खुलते हैं तो वो पैसा। ये लोग ये कहते हैं कि हम मांग के काम करने वालों नहीं है, हम सादात से, हम देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है। जो भी कितनी बड़ी मन्नतें मानी हो लोगों ने, हाँ। ठीक है ना, वो आके एक चिराग जलाते हैं बस। जी, वो हमने देखे चिराग जले हुए होते हैं, चिराग जलाते हैं, या मौला अली के दरबार पे चिराग जलाते हैं पंजा मुबारक पर। हाँ जी। और जो मुट्ठी पर तबरुक होता है वो लाके बांट देते हैं बस। हाँ, बिल्कुल। और कोई इसीलिए औकाफ की दुकान भी बंद है। हाँ, औकाफ की दुकान भी बंद है यहाँ पर। इसलिए जो हाकिम हैं हमारे इस पाकिस्तान के, हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम तो अपने ज़माने के हाकिमों और अपने ज़माने के रवैयों की बात करेंगे हाकिमों के। तो पता ये चला है कि वो कभी भी शाह यूसुफ गर्देस के मज़ार को उन्होंने वो अहमियत नहीं दी जिस अहमियत के वो हामिल थे। मोहसिन मुल्तान थे, ठीक है। और सारे सज्जादा नशीन, सारे मखदूम यहाँ के जो हैं, यहाँ पे जितनी भी मजालिस होती हैं, जितने भी अखराजात होते हैं ना, वो तमाम गर्देजी साहिबान अपनी जेब से, अपने अखराजात से एक ख़ास मुअय्यन हिस्सा निकाल के इमाम बारका को देते हैं। खुम्स भी देते हैं जी। और उसके अलावा जो गर्देजी साहिबान बे औलाद हो जाते हैं, हाँ जी, वो उनकी जितनी जायदाद होती है, हाँ, वो शाह यूसुफ गर्देज के नाम कर देते हैं। यानी अपने जो हक़ विरासत में है कि अपने अगर करीबी अकरबा को, भतीजे को, वो ये शाह यूसुफ गर्देज को दे देते हैं। और उसकी आमदनी से जो है, जो गर्देजी साहिबान जो हैं, मतलब खते लेवल जिसको माशी खते नीचे अगर हो जाते हैं, तो ये लोग उसके आमदनी से उनकी मदद करते हैं, ठीक है, जिसको सिला रहमी कह लो। जी, जैसे ईरान में वो IMF से कभी कर्जा नहीं लिया ईरान ने। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ट्रस्ट उनको, हुकूमत को कर्जा देती है। ये वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया के खित्ते पे जो IMF से कर्जा लेने के बजाय, कुछ दूसरे मुल्कों से कर्जा लेने के बजाय, उनकी रूहानी जो भीख कह लें उसको या हदिया कह लें। थोड़ी सी रोकूंगा, हाँ, प्लीज़। बात में मसी आ रही है कि अगर हम पाकिस्तान के जितने मज़ारात हैं ना, हाँ जी, आपका अपनी जॉब के हवाले से ताल्लुक भी रहा है। मैं तो सेक्रेटरी औकाफ, मेरे पास औकाफ का चार्ज रहा है हुकूमत सिंध में। जी, अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आपने बात की, अगर हम मुल्तान की भी बात नहीं कर रहे, अगर हम पाकिस्तान में माशाल्लाह जितने मज़ारात हैं, उनकी औकाफ का ही इमरान खान सियासतदानों का हिसाब कर रहा है, नैब उनके पीछे पड़ी हुई है। जी। मैं एक सजेशन देता हूं कि नैब से ये कहो कि औकाफ के नजराने जो मज़ारात से पैसे निकलते हैं, ज़रा उनका तो हिसाब लगाए। अगर उनका हिसाब लगा के भी हुकूमत पाकिस्तान इकट्ठा करना शुरू कर दे तो IMF पे जाना ना पड़े। मैं तो जब मेरे पास, मैं हैरान होती थी। आई वाज सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एक मेरे अंडर में आता था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये चूँकि सेक्रेटरी औकाफ छोटी पर थे तो ये एडिशनल चार्ज था। तो मैंने देखा अब्दुल्ला शाह गाजी से लेके शहबाज कलंदर तक, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई तक, ठीक है, जिनको फ़कीर माना जाता है, सचल सर मस्त तक, जो सिंध के जितने डब्बे खुलते हैं औकाफ डिपार्टमेंट, आज तक नहीं पता कि वो पैसा हुकूमत सिंध और जगह तो करप्शन करती होगी। जो अफसोस की, दुख की, तकलीफ़ की बात है, इन मज़ारात के नवाह में कच्ची सड़कें हैं, ना कोई जो ज़ायरीन हैं उनके ठहरने के लिए कोई माकूल इंतज़ाम है, ना सफाई है, और फ़कीरों की जैसे मक्खियाँ भिन भिनाती हैं, आपको ये लगता है ये फ़कीर भिन भिना रहे हैं, जो हाथ फैला के हर वक्त आपके सामने खड़े रहते हैं। उनको ज़ायरीन आके कुछ दे दें तो दे दें। औकाफ की आमदनी से उन फ़कीरों के घर भी बना देना, वो कम से कम बंद कर दें। बैग आपके इख्तियार में है, आप वहाँ से फ़कीर हटाएं। उनको क्या, हम छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जी। एक CSP ऑफिसर थे जो उनके औकाफ के अंदर ड्यूटी लगी हुई थी जी। आई थिंक जमीलुद्दीन आली थे शायद।
जी बताइए। मरहूम इंतकाल कर गए। वो नेशनल बैंक के वैसे नेशनल थे बैंक प्रेसिडेंट। थे, उनका कोई जान पहचान के जो थे वो औकाफ में थे, तो वो मुल्क से बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके कहा कि यार बारिशों का ज़माना आ रहा है और शाही किले की फलां जो जगह के ऊपर ना छत टपकने का मुझे अंदाज़ा है, वहाँ से अगर छत टपक गई तो करोड़ों रुपए की उसके नीचे तस्वीर जो है मुगलिया ख़ानदान की बनी हुई, वो तस्वीर ज़ाया हो जाएगी। तुम जाके ना आर्काइवल ज़ाया हो जाएगा। हाँ, जी। तो वो तो अपने दोस्त को कहा कि वहाँ जाके ना तुम वो सीढ़ी लेके ना उसको ज़रा रिपेयर करवा दो। ठीक है। उसने कहा जी कि अप्रैल का महीना था कि आगे बारिशें आ जाएंगी, मुझे देर हो जाएगी। मैंने एप्लीकेशन जाके डाल दी और 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, और मैं मुझे आके पूछते हैं सीढ़ी दे दो, सीढ़ी दे दो। कहते हैं यार अभी आती है, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं भाग जाता, कहीं ना कहीं भाग जाता। कहने लगा जब 4 महीने बाद मैं उस फाइल के पीछे भागा हूँ तो फाइल पूरे सारे पंजाब गवर्नमेंट में घूम के ना, हाँ। वो मेरा एक पेज जो मेरी एप्लीकेशन थी ना, हाँ। वो फाइल इतनी बड़ी हो चुकी थी जी। इस पर जावेद चौधरी ये ने लिखा हुआ था, हाँ। क्योंकि सीढ़ी दस्तयाब नहीं हो सकी इसलिए ये काम नहीं हो सकता। ठीक है? ये हिटलर के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा था ठीक है? कि सेक्रेटेरिएट खत्म complete कर करो। दिया जाए, ये फाइल में तब्दील हो जाता है हो लेकिन जाता है। काम नहीं होता। ठीक है ना जी। वो शख्स कह रहे हैं मैं दोबारा जाके जब मैं वहां पहुंचा हूं, मैं थोड़ा सा मुड़ा हूं तो उस दूसरी साइड पे ना 4 सीढ़ियां पड़ी हुई थी जो मुझे पहले नजर नहीं आई थी। ठीक है। ठीक है। मैंने उस सीढ़ी को देखा और मैं बाजार गया और बाजार जाके मैं 1 किलो सीमेंट और 1 थैले में रेत भर के लाया। और मैंने ऊपर छत पे एक डब्बे में पानी ले आके और सीढ़ी लगा के खुद ही जाके उस रेत को रिपेयर कर दिया। और ना मैंने कोई कांटीली ने कुछ किया, मैंने हाथों से रिपेयर कर दिया, जो 3 महीने के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से रिपेयर नहीं हो सकता। देखिए औकाफ के काम है। ये औकाफ डिपार्टमेंट जो है इसको शर्म आनी चाहिए। जो भी इसका वजीर है वफाकी, जो भी इसका सूबाई वजीर है, चाहे पंजाब का है चाहे वो सिंध का है, कहाँ बैठे हुए, जहाँ वजीर बैठे, बिल्कुल जहाँ जहाँ मज़ारात हैं, जहाँ जहाँ आपके बेताशा, आपके पंजाब, आपका बाबा फरीद शकरगंज, इनकी बेगम जो है खातून अव्वल, वो तो मुरीद है उनकी। ईमान है, ठीक है ना, एज ए मुस्लिम मेरा ये ईमान है कि कब्र के अंदर अल्लाह तो हिसाब लेगा। बिल्कुल। लेकिन जिस वली की कब्र से आपने नजराना उठाया और उसको सही जगह नहीं लगाया, वो वली भी हिसाब ले रहा है, लेगा नहीं, वो हिसाब ले रहा है। इनको नजर नहीं आ रहा। ये कभी FIA को गालम गलोच करते हैं, कभी नैब को गालम गलोच करते हैं, कभी पुलिस को गालियां देते हैं। ये अपने अमाल पे तो जरा नजर डालें, पे नजर रखें। भारत हम अपने टॉपिक पे अब हम आते हैं, हम जरा हम इस प्रोग्राम को यहाँ रोकते हैं। हमारा प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा वो शाह यूसुफ गर्देश की तालीमात और तबलीग के हवाले से होगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम दूसरे हिस्से में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे।